नमस्कार साथियों। राजस्थान की परीक्षा में करंट अफेयर्स का खासा महत्व है और इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए दृष्टि संस्थान ने ये निर्णय किया है कि क्यों न आपका 6 महीने का करंट अफेयर्स का रिवीजन एक साथ करवा दिया जाए प्रश्नों के माध्यम से। तो आज के इस प्रोग्राम का नाम रखा गया है टारगेट आरएएस प्रीलिम्स 2026 करंट अफेयर्स रिवीजन विद एमसीक्यूज। यानी यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से 6 महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन कराने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आप आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों की अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हेतु परोपकारी योगदानों को प्रोत्साहित करने के लिए किस नीति को स्वीकृति दी गई है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? मुख्यमंत्री सहयोग नीति, भामाशाह नीति 2025, दानवीर नीति, पूर्व छात्र नीति या अनुत्तरित प्रश्न। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा भामाशाह नीति 2025। तो भामाशाह नीति के माध्यम से ये कोशिश की गई कि कॉरपोरेट पूर्व छात्र समूहों, ट्रस्टों और व्यक्तिगत दानदाताओं के योगदान को प्रोत्साहित किया जाए और सरकारी विद्यालयों में, सरकारी जो स्कूल हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जाए। इसके माध्यम से सरकारी स्कूलों की चाहे कक्षाएं हों, चाहे वहां पर प्रयोगशालाएं हो, पुस्तकालय हो, स्मार्ट क्लास हो, खेल मैदान हो, पेयजल यूनिट्स हो या फिर परिसर हो, इनमें सुधार करके वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए। इसके पीछे जो प्रेरणा रहे हैं, प्रेरणा कौन है? मेवाड़ के एक बहुत बड़े दानवीर और महाराणा प्रताप के विश्वसनीय सलाहकार भामाशाह इसके पीछे प्रेरणा रहे हैं, क्योंकि भामाशाह ने जब मेवाड़ पर विपत्ति आई थी तो अपनी धन संपदा को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। इनकी दानशीलता, परोपकार और जनहित की भावना के कारण ही इस योजना का नाम भामाशाह नीति 2025 रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान सरकार ने स्वच्छ और हरित पारिस्थितिकी शहर पहल के अंतर्गत किन 6 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है? आपके सामने ऑप्शंस हैं कोटा, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, मंडावा, खाटू श्याम जी, भिवाड़ी, अलवर, बीकानेर, भरतपुर। तीसरा है पाली, नागौर, टोंक, बूंदी, दौसा, सवाई माधोपुर। चौथा है सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, धौलपुर। और पांचवा है अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर क्या होगा? मंडावा, खाटू श्याम जी, भिवाड़ी, अलवर, बीकानेर, भरतपुर यानी दूसरा। तो राजस्थान सरकार ने स्वच्छ और हरित पारिस्थितिकी शहर पहल के अंतर्गत 6 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का एक तरह से प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है और ये 6 शहर होंगे ये। और किसका ये प्रस्ताव था? ये प्रस्ताव था जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रस्ताव को ये स्वीकृति प्रदान की गई है स्वच्छ और हरित पारिस्थितिकी शहर पहल के अंतर्गत। अगला प्रश्न है मरु ज्वाला अभ्यास का प्रमुख स्थल रही अगाडावा हवाई पट्टी राजस्थान की किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, बीकानेर। अनुत्तरित प्रश्न। अगाडावा हवाई पट्टी जो है वो बाड़मेर में स्थित है। बाड़मेर में जो नेशनल हाईवे 925 ए है उस पर ये स्थित है। मरु ज्वाला अभ्यास भारत का एक त्रिसेना अभ्यास है जिसमें तीनों सेनाएं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना भाग लिया और ये एक विशेष ऑपरेशन के तहत अभ्यास हुआ था। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? त्रिशूल। ऑपरेशन त्रिशूल के अंतर्गत मरु ज्वाला अभ्यास थार रेगिस्तान में आयोजित किया गया और इसका प्रमुख स्थल रहा अगाडावा हवाई पट्टी जो कि बाड़मेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 925 ए पर स्थित है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा राजस्थान के किस जिले में नवीन स्वर्ण भंडार की खोज की गई? आपके सामने ऑप्शंस हैं उदयपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, भीलवाड़ा या अंतरित प्रश्न। सही उत्तर होगा बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा की एक तहसील है घाटोल। घाटोल का एक ब्लॉक है कांकरिया गढ़ा। वहां पर अनुमानतः 1.20 टन स्वर्ण भंडार बताया गया है। ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में इसकी खोज की है। अगला प्रश्न है राजस्थान स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं में एनीमिया से निपटने के लिए किस इंजेक्शन के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु एफसीएम पिंक ड्राइव अभियान शुरू किया गया है? एनीमिया यानी खून की कमी से, आप कह सकते हैं आयरन की कमी से होने वाला महिलाओं में एक सामान्य, आप कह सकते हैं कि एनीमिया हो जाता है आयरन की कमी की वजह से। तो इसके लिए, इसके उपचार के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई एफसीएम पिंक ड्राइव। उस अभियान को आपको ये बताना है कि जो ये अभियान शुरू किया गया इसमें किस इंजेक्शन का उपयोग को बढ़ावा दिया गया? इंसुलिन, विटामिन डी, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज, विटामिन बी 12 या अनुत्तरित प्रश्न। तो एफसीएम की फुल फॉर्म ही है फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज पिंक ड्राइव अभियान। तो इस इंजेक्शन के उपयोग को बढ़ावा देकर के महिलाओं में एनीमिया की समस्या का उपचार करने की कोशिश की गई एफसीएम पिंक ड्राइव अभियान के माध्यम से।
अगला प्रश्न है, आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड्स 2025 में राजस्थान के किस शहर को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का खिताब मिला? आपके सामने ऑप्शंस हैं, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, पुष्कर या पांचवा ऑप्शन अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर होगा उदयपुर। आप ये भी जानते हैं कि उदयपुर पहले से ही पूरे विश्व भर में पर्यटन के लिए जाना जा रहा है और धीरे धीरे यहाँ पर वेडिंग भी बहुत ज्यादा होती है, यानी वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी ये उभर रहा है और बल्कि कहना चाहिए कि उभर चुका है। पूरी दुनिया भर में उदयपुर वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में पहचाना जा रहा है। अब इसको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, इससे यहाँ की वेडिंग डेस्टिनेशन की जो पहचान है वो और भी ज्यादा सुदृढ़ हो जाएगी। तो दो इसका उत्तर होगा, यानी उदयपुर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा या अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर होगा भीलवाड़ा में राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव का आयोजन किया गया और भीलवाड़ा में भी कहां पर ये, माफ कीजिएगा, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान के भीलवाड़ा में नहीं, चित्तौड़गढ़ में यह आयोजन हुआ राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव। चित्तौड़गढ़ में यह आयोजन हुआ। चित्तौड़गढ़ के भी कहां पर? फतेह प्रकाश महल प्रांगण और गोरा बादल स्टेडियम में यह आयोजन हुआ। इस महोत्सव में स्थानीय कारीगरों, स्वदेशी उत्पादों और लघु उद्योगों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने की कोशिश की गई, यही इसका उद्देश्य भी था। राजीविका द्वारा शुरू किए गए मिशन समृद्ध दीदी का मुख्य फोकस क्या है? राजीविका मतलब जो राजस्थान का ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है, ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है, उसके द्वारा एक महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं कि मिशन की शुरुआत की गई, मिशन समृद्ध दीदी। उसका मुख्य फोकस क्या है ये आपको बताना है। बालिकाओं की शिक्षा, स्वयं सहायता समूहों का आर्थिक सशक्तिकरण, आंगनबाड़ी का विस्तार, मिड डे मील की गुणवत्ता या अनुत्तरित प्रश्न। दो इसमें सही उत्तर होगा। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई महिलाओं का सशक्तिकरण इसका मुख्य उद्देश्य है, मिशन मुख्य फोकस है मिशन समृद्ध दीदी का। तो आप देखेंगे कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण इसका उद्देश्य है। महिलाओं को जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है, समय पर बैंक ऋण उपलब्ध हो, इस पर इसका फोकस रहेगा और उद्देश्य यही है कि महिला संचालित जो उद्यम है उनको बढ़ावा दिया जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय समावेशन भी इसके माध्यम से मजबूत किया जा सके। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अगर आप दृष्टि संस्थान की किसी भी पीसीएस ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए एकदम उपयुक्त है, क्योंकि 29 जून तक दृष्टि संस्थान की द न्यू सेशन सेल चल रही है, जहां पर आपको पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसका लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर के क्लिक कर सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो बेहद आसान हो जाएगा और अगर किसी प्रकार का डाउट है तो 87501 पर आप कॉल कर लीजिएगा, तो आपके लिए इस छूट से जुड़ना आसान हो जाएगा। पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर ये छूट है तो उसका मतलब है कि आरएएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर भी आपको छूट मिलेगी और वही 50% तक की छूट है 29 जून तक। तो आरएएस का चाहे फाउंडेशन बैच हो, स्टूडियो बैच हो, प्रीलिम्स पीवाईक्यूज बैच हो, प्रीलिम्स बैच हो या कोई भी कोर्स हो ऑनलाइन, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, इंग्लिश मीडियम का हो, वहां पर आपको 50% तक का डिस्काउंट 29 जून तक मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसका लाभ उठाने के लिए दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। कॉल कर लीजिएगा अगर डाउट हो तो 8750187501। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। दिसंबर 2025 में राजस्थान की 5वीं रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? सांभर झील, सिलीसेड झील, पिछोला झील, राजसमंद झील या अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर होगा सिलीसेड झील। रामसर साइट मतलब अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि। अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि किसके अंतर्गत घोषित की जाती है? रामसर कन्वेंशन। रामसर कहां पर स्थित है? ईरान में स्थित है। रामसर कन्वेंशन कब अस्तित्व में आया था? 2 फरवरी 1971 को। इसलिए हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ये कार्यान्वित कब हुआ, लागू कब हुआ? 1975 में। भारत इससे कब जुड़ा? भारत इससे जुड़ा 1 फरवरी 1982 को। और भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी? चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। चिल्का झील कहां पर है? ओडिशा में। और केवलादेव जो नेशनल पार्क है वो कहां पर है? ये राजस्थान में है, भरतपुर में है। तो ये भारत की पहली रामसर साइट थी। कब डेजिग्नेट की गई? 1981 में डेजिग्नेट की गई थी। राजस्थान की 5वीं रामसर साइट कौन सी है? सिलीसेड झील है। सिलीसेड झील भारत की कौन सा भी नंबर की रामसर साइट थी? 96वें नंबर की। और भारत में टोटल रामसर साइट वर्तमान में कितनी हो चुकी हैं? 100 हो चुकी हैं। हाल ही में आप जानते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत की 100वीं रामसर साइट घोषित
किया गया है? किसे घोषित किया गया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं किसे घोषित किया गया है। सुरहा ताल को घोषित किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा? राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 के तहत किन क्षेत्रों को प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के रूप में विकसित किया गया है? सेमीकंडक्टर उद्योग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आधुनिक दौर में। क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है? क्योंकि जो अर्धचालक है उनका प्रयोग आप माइक्रो प्रोसेसर बनाने में, चिप्स बनाने में, आधुनिक गैजेट्स में, स्मार्ट गैजेट्स में करते हैं। और इसी के अंतर्गत ये राजस्थान की सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। और उसी में जो सेमीकंडक्टर कॉरिडोर है, प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर, उसके रूप में किसे विकसित किया जाएगा ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके सामने ऑप्शन है जयपुर, अलवर, भिवाड़ी, जोधपुर, पाली, मारवाड़ और कंकाणी, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अनुत्तरित प्रश्न। तो सही उत्तर होगा जोधपुर, पाली, मारवाड़ और कंकाणी को एक कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जाएगा, प्रायोरिटी सेक्टर के रूप में इसको चिन्हित कर लिया गया है। चाहे भूमि आवंटन करना हो या अन्य प्रकार की अप्रूवल प्रदान करने हो, सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सारी सुविधाओं को यहाँ पर विशेष रूप से प्रदान किया जाएगा, ताकि एक कॉरिडोर के रूप में इसे सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जा सके। बिजली, पानी, सड़क जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर को पर भी विशेष रूप से जोर दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 13 फरवरी 2026 को राजस्थान के पहले नेफेड बाजार का उद्घाटन कहां पर किया गया? जोधपुर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर या अनुत्तरित प्रश्न। नेफेड का मतलब क्या हुआ? नेफेड नेफेड का मतलब हुआ नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। इसका पहला नेफेड बाजार का उद्घाटन कहां पर हुआ? जयपुर में हुआ। और जयपुर में किस जगह पर हुआ? नेहरू सहकार भवन में हुआ। इस पहल का उद्देश्य क्या है? किसान से किचन तक की संकल्पना पर जोर देना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि किसानों और उपभोक्ताओं के बीच सीधा पारदर्शी सेतु एस्टेब्लिश करना और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का वह पहला जिला कौन सा बन गया है जिसने 100% बीमा कवरेज, पूर्ण बीमा संतृप्ति हासिल कर ली है? इंदौर, अलवर, जामनगर, कोटा या अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान का ही बना है, यानी अलवर बना है। अलवर ने पहला जिला बन गया है जिसने 100% बीमा कवरेज हासिल कर लिया है। और भारत का उद्देश्य भी है 2047 तक सभी के लिए बीमा पॉलिसी को सुनिश्चित करना। भारत का जो 2047 तक विकसित भारत का सपना है, उसी के अंतर्गत इस लक्ष्य को हमने तय किया है। और अब ये अलवर पहला जिला बन गया है जहां हर नागरिक के पास बीमा पॉलिसी है। अगला प्रश्न है, पशुपालन विभाग के नवीनतम आंकड़ों 2023-24 के अनुसार भारत के कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? 25%, 33%, 47% या 60%? या अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर क्या होगा? 47%। तो इसके कुछ आंकड़ों को भी देख लेते हैं। आंकड़े क्या है? 2023-24 में राजस्थान ने लगभग 16 मिलियन किलोग्राम ऊन का उत्पादन किया। भारत के कुल ऊन उत्पादन में ये लगभग 47% का योगदान देता है, जिससे देश का शीर्ष ऊन उत्पादक राज्य राजस्थान बन गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जनवरी 2026 की मासिक रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? राजस्थान को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर होगा प्रथम। राजस्थान को प्रथम इस मासिक रैंकिंग में स्थान प्राप्त हुआ है। और ये योजना वस्तुतः गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर फोकस करती है। इन स्तनपान कराने वाली गर्भवती महिला या स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, उनसे संबंधित मातृत्व लाभ कार्यक्रम के रूप में ये योजना दी गई है। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। गफरुद्दीन मेवाती जोगी पद्मश्री कला, तगाराम भील पद्मश्री कला, पीयूष पांडे पद्म भूषण विज्ञापन कला। उपरोक्त में से कौन से सही सुमेलित है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन सभी या अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें कौन से सुमेलित है? सभी इसके अंतर्गत सुमेलित है, यानी चारों इसके अंतर्गत सुमेलित है। अगर हम तगाराम भील की बात करें तो ये विशेष रूप से अलगोजा वादन के लिए जाने जाते हैं और कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री प्रदान किया गया है। राजस्थान के जैसलमेर जिले से ताल्लुक रखते हैं और पारंपरिक वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं। अलगोजा वादन के लिए ही ये मुख्य रूप से जाने जाते हैं। गफरुद्दीन मेवाती जोगी भपंग वादन के लिए जाने जाते हैं। भपंग वादन के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कला के क्षेत्र में आप कह सकते हैं, क्योंकि भपंग वादन का तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, लेकिन कला के एक श्रेणी है जिसके अंतर्गत पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। मेवात ब्रज क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित लोक कलाकार हैं, भपंग वादन के लिए विशेष रूप से विख्यात हैं।
पीयूष पांडे विज्ञापन और संचार के क्षेत्र में असाधारण योगदान इन्होंने दिया और मरणोपरांत इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज व्यक्ति पीयूष पांडे माने जाते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट द्वारा जारी कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 में 19 बड़े और मध्यम राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, पांचवा स्थान या अनुत्तरित प्रश्न। तो तृतीय स्थान इसमें राजस्थान ने राज्य की श्रेणी में हासिल किया है। जब हम 19 बड़े और मध्यम राज्यों की बात करते हैं तो राजस्थान को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। रैंकिंग में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश को मिला है और मध्य प्रदेश को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 में भारतीय सेना द्वारा अभ्यास ब्रह्मास्त्र कहां संपन्न किया गया? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर, किशनगढ़ रेंज अलवर, उत्तरलाई बाड़मेर या अनुत्तरित प्रश्न। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। तो इसका सही उत्तर होगा 2। अप्रैल 2026 में भारतीय सेना द्वारा अभ्यास ब्रह्मास्त्र राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में संपन्न हुआ। मुख्य आकर्षण क्या रहा? बोइंग AH-64E अपाचे, जिसने हेलफायर मिसाइलों और 30 मिलीमीटर चैन गन का उपयोग करके अपनी सटीक हमला क्षमताओं का प्रदर्शन किया। पैदल सेना के साथ साथ मशीनीकृत बलों और विशेष विमान से जुड़ी हुई संपत्तियों का समन्वित प्रदर्शन किया गया। यानी संपत्तियों का यहां मतलब है एसेट्स का, विमानन एसेट्स का एक समन्वित यानी कोऑर्डिनेटेड प्रदर्शन यहां पर किया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के नए परिसाहय एड इसको इस तरह से लिखा जाता है, एडी कैंप। आप इसको किस तरह से आप इसे परिभाषित कर सकते हैं कि उनके जो पर्सनल सहायक है, उनकी जो पर्सनल असिस्टेंट है या सेक्रेटरी है। नए परिसाहय के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? आईपीएस राजीव शर्मा, आईपीएस विनय कुमार, आईपीएस अजय पाल लांबा, आईपीएस दिनेश एमएन या अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर होगा आईपीएस विनय कुमार, यानी 2 इसका सही उत्तर होगा। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं विनय कुमार और उन्होंने ही ये पदभार ग्रहण किया है। मुख्य रूप से विनय कुमार राज्यपाल की सुरक्षा और प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी संभालेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति की नई सभापति किसे नियुक्त किया गया है? महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति की नई सभापति दीप्ति माहेश्वरी, कल्पना देवी, अनिता बघेल, वसुंधरा राजे या अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा 2, कल्पना देवी। तो महिलाओं एवं बालकों की कल्याण संबंधी समिति की नई सभापति हैं। ये समिति महिलाओं और बच्चों की कल्याण, सुरक्षा और विकास से जुड़े मामलों की निगरानी और समीक्षा करती है। इस काम को याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे और अब हम जो हमारे लगभग सभी प्रश्न अभी तक जो हमने देखे वो राजस्थान से संबंधित है। अब आप देखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित जो पूरा का पूरा घटनाक्रम रहा है उससे संबंधित प्रश्नों को अब देखने वाले हैं आप। तो पहला प्रश्न इसके अंतर्गत आप देखेंगे, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? उल्लास का मतलब क्या हुआ? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन द सोसाइटी, ये उल्लास का फुल फॉर्म है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप हमें इसकी उल्लास की फुल फॉर्म बता सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन द सोसाइटी। भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा या उत्तराखंड? तो सही उत्तर होगा छठा पूर्ण साक्षर राज्य भारत का बना है उत्तराखंड। इसके अंतर्गत पांचवा ऑप्शन अनुत्तरित प्रश्न है इसके अंतर्गत भी, क्योंकि राजस्थान में पांचवा जो ऑप्शन है वो अनुत्तरित प्रश्न के रूप में रहता है, तो उसको हमेशा ख्याल रखना है, भले ही यहाँ पर कई बार वो छूट जाए। तो उत्तराखंड 95% या उससे अधिक साक्षरता प्राप्त कर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। तो शिक्षा मंत्रालय के अनुसार 95% या उससे अधिक साक्षरता दर अगर कोई प्राप्त कर लेता है इस कार्यक्रम के अंतर्गत तो उसे पूर्ण साक्षर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो निरक्षर हैं उन व्यक्तियों को मूलभूत पढ़ने की,
उनको लेखन की, अंक ज्ञान की यानी न्यूमेरेसी की कौशल प्रदान करना है, उनको स्किल प्रदान करनी है। राज्य में इंक्लूसिव एजुकेशन, आजीवन अधिगम यानी आजीवन अधिगम का मतलब है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग और सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगला प्रश्न है, जल संरक्षित हरियाणा परियोजना के लिए 4000 करोड़ की स्वीकृति किस संस्था ने प्रदान की है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और अनुत्तरित प्रश्न पांचवें ऑप्शन के रूप में आपको स्वाभाविक है कि रहेगा। तो जल संरक्षित हरियाणा परियोजना के लिए 4000 करोड़ की विश्व की जो स्वीकृति है वो किस संस्था ने प्रदान की है? विश्व बैंक। तो ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर होगा, विश्व बैंक ने ये स्वीकृति प्रदान की है। इसका उद्देश्य यही है कि राज्य में जल संसाधन प्रबंधन को बेहतर किया जा सके, जल का संरक्षण किया जा सके, सिंचाई एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, इरिगेशन एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, भूजल भरण यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज की दिशा में आगे बढ़ सके, और जो कृषि पद्धतियां हैं वो ऐसी हो जो सस्टेनेबल सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। हरियाणा में भूजल स्तर में गिरावट की समस्या के समाधान और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। इस पहल से कृषि उत्पादकता, जल उपलब्धता और राज्य की दीर्घकालिक जल सुरक्षा को मजबूती मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व किस राज्य में से किया? ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में ये नेतृत्व किया गया था और पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित रेड रोड पर ये इसके अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को लीड किया। स्वस्थ आयु के लिए योग थीम के तहत ये पूरा आयोजन हुआ था, जिसमें कॉमन योग प्रोटोकॉल में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, भारत ने उत्तराखंड की ताजी लीची की पहली खेप किस यूरोपीय देश को निर्यात की, जिसने इस फल का यूरोपीय बाजार में इस निर्यात से इस फल का यूरोपीय बाजार में प्रवेश हुआ? आपके सामने ऑप्शन क्या है? फ्रांस, जर्मनी, स्पेन या इटली। सही उत्तर होगा इसका इटली। इटली इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। भारत ने जून 2026 में उत्तराखंड की ताजी लीची की पहली खेप इटली को निर्यात की है, इटली को एक्सपोर्ट की है, जिससे राज्य की प्रीमियम लीची ने पहली बार यूरोपीय बाजार में प्रवेश किया है। इस निर्यात को किसने आगे बढ़ाया? कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपेडा ने इस निर्यात को सुगम बनाया। उत्तराखंड के बागवानी उत्पादों की निर्यात को इससे बढ़ावा मिलेगा और किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में भी निश्चित रूप से मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, जुलाई 2026 से जून 2027 की अवधि के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष का पद पहली बार कौन सा देश संभालेगा? भारत, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये भारत को मिला है उपाध्यक्ष का पद। आप जानते हैं पहली बार ये पद जो है उपाध्यक्ष का पद भारत संभालने जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय की जो सचिव श्री विवेक अग्रवाल को जुलाई 2026 से जून 2027 की अवधि के लिए एफएटीएफ का उपाध्यक्ष चुना गया है, और ये नियुक्ति कहीं ना कहीं भारत के उस प्रतिबद्धता को बताती है जहां पर भारत मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजों से लड़ने का प्रयास करता है, आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने का प्रयास करता है, और साथ ही वित्तीय अपराधों से निपटने के अंतर्गत जो वैश्विक प्रयास है उसमें भारत के विशिष्ट योगदान को भी ये नियुक्ति रेखांकित करती है। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, प्रोफेसर सुब्रत दास, श्री सत्येंद्र बहादुर सिंह, डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय, डॉक्टर माधवन मुकुंद। तो सी ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा की गई है, और आईआईएम कोलकाता के पूर्व निदेशक हैं जो सैबल चट्टोपाध्याय हैं। सर्वेक्षण, नमूनाकरण, अनुमान पद्धतियों और मात्रात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रतिष्ठित हैं, जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, टाइम की खेल जगत के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में 2026 की जो सूची है टाइम 100 स्पोर्ट्स 2026 की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? पीवी सिंधु है, नीरज चोपड़ा है, स्मृति मंधाना या हरमनप्रीत कौर है? तो इसका सही उत्तर है स्मृति मंधाना है। तो इनको इस सूची में शामिल किया गया है। प्रथम टाइम 100 स्पोर्ट्स सूची में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी रही हैं।
वैश्विक खेल जगत में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले व्यक्तियों को ये सूची सम्मानित करने का प्रयास करती है। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? पश्चिम चंपारण, गया, पटना या भागलपुर? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम चंपारण में ये स्थापित किया जाएगा। पश्चिम चंपारण में लगभग 121 करोड़ रुपए के निवेश से ये प्लांट स्थापित होगा। उद्देश्य क्या है? जैविक अपशिष्ट से स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करना, सतत विकास की दिशा में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ना और कुशल अपशिष्ट प्रबंधन करना। जो वेस्ट है उसका बेहतर तरीके से मैनेजमेंट करना, स्किलफुल तरीके से मैनेजमेंट करना, इसका उद्देश्य है। हाल ही में 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मूल्यांकन प्राप्त कर भारत का 130वां यूनिकॉर्न बनने वाला एआई स्टार्टअप कौन सा है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, कृत्रिम, सर्वम एआई, पिक्सल या एथर एनर्जी। सही उत्तर होगा सर्वम एआई। तो आप जानते हैं कि जो यूनिकॉर्न है वो किस प्रकार से बनता है? जब किसी की जो वैल्यूएशन है किसी कंपनी का, किसी स्टार्टअप का, वो 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाता है। 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर हो जाता है। तो इसका ये एक प्रकार से सर्वम एआई ने ये दर्जा हासिल कर लिया है, क्योंकि इसका वैल्यूएशन इतना हो गया है। 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मूल्यांकन इसने प्राप्त कर लिया है, यानी मूल्यांकन का मतलब है यहाँ वैल्यूएशन इसने प्राप्त कर लिया है। बेंगलुरु स्थित कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है सर्वम एआई। तो इसने 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वैल्यूएशन हासिल करके यूनिकॉर्न क्लब में ये शामिल हो गया है। 130वां, इस प्रकार से 130वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप ये भारत का बन गया है, जो देश के एआई और डीप टेक क्षेत्र की तीव्र प्रगति को प्रदर्शित करता है। डीप टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्र भी आ जाते हैं डीप टेक के अंतर्गत। रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स जैसे क्षेत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाते हैं। सीरीज बी फंडिंग दौर के बाद ये मूल्यांकन हुआ है। जब हम स्टार्टअप की फंडिंग के बारे में बात करते हैं तो उसमें फंडिंग की कई चीजें हैं। एक तो है सीड फंडिंग। सीड फंडिंग कब प्रदान की जाती है? जब किसी को स्टार्टअप शुरू करना है। एक है सीरीज ए। सीरीज ए का मतलब क्या है? जब आपको अपना स्टार्टअप स्थापित करना हो। सीरीज बी में जब आप उस अपने स्टार्टअप का विस्तार करना चाहते हैं। तो उस फंडिंग दौर के बाद इसका इवैल्यूएशन 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ है। इस बात को ध्यान में रखना है। जसपाल राणा किस खेल से संबंधित हैं? तीरंदाजी, मुक्केबाजी, निशानेबाजी या कुश्ती? तो जसपाल राणा किससे संबंधित है? निशानेबाजी से संबंधित रहे हैं। हाल ही में इनका निधन हुआ है, इसलिए प्रश्न पूछा गया है। जसपाल राणा भारत के प्रसिद्ध पिस्टल निशानेबाज शूटर रहे हैं और भारत के सफलतम खिलाड़ियों में इनका नाम शामिल है। एशियाई खेल हो चाहे राष्ट्रमंडल खेल हो, अनेक पदक उन्होंने जीते हैं। बाद में कोच के रूप में अपनी भूमिका निभाई। विशेष रूप से मनु भाकर के भी ये कोच रहे हैं। पीढ़ी और इन्होंने नई पीढ़ी के निशानेबाजों को तैयार करने में विशेष रूप से योगदान दिया है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून, 17 जून, 22 अप्रैल या 16 सितंबर? 17 जून को यह हर वर्ष मनाया जाता है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। तो इस बार भी मनाया गया। 1994 में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन को अपनाए जाने की स्मृति में ही 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा से निपटने के दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है भूमि क्षरण यानी उसके डिग्रेडेशन, मरुस्थलीकरण और सूखे जैसी बढ़ती वैश्विक चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, जो खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, जल संसाधनों और आजीविका के लिए एक गंभीर खतरा मानी जाती है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया, जो किस देश का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है? स्लोवाकिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया या चेक गणराज्य? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्लोवाकिया। तो हाल ही में आप जानते हैं कि स्लोवाकिया 1 जनवरी को अस्तित्व में आया था। 1 जनवरी को जब चेकोस्लोवाकिया का विभाजन चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया में हुआ, तब 1 जनवरी 1993 को स्लोवाकिया अस्तित्व में आया था। और स्लोवाकिया की किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा थी और इनकी पहली यात्रा के दौरान ही वहां का ये सम्मान इनको प्रदान किया गया। स्लोवाकिया का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी, इसे सम्मानित किया गया। ये दोनों देशों के बीच मजबूत होते हुए द्विपक्षीय संबंधों को भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। जून 2026 में स्लोवाकिया की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान उन्हें प्रदान किया गया था। प्रधानमंत्री 14 जून से 16 जून के दौरान स्लोवाकिया की यात्रा पर थे। अगला प्रश्न है, बेंगलुरु में आयोजित इंडियन ओपन और पैरा एथलेटिक्स
इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में F64 भाला फेंक स्पर्धा में किसने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? सुमित अंतिल, देवेंद्र झाझरिया, नीरज चोपड़ा या मरियप्पन थंगावेलु? इसका सही उत्तर होगा सुमित अंतिल, ऑप्शन ए। भारतीय पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल ने बेंगलुरु में इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2026 में 74.82 मीटर के थ्रो के साथ F64 भाला फेंक स्पर्धा में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वर्ष 2023 में बनाए गए अपने पिछले रिकॉर्ड उनके द्वारा वर्ष 2023 में भी रिकॉर्ड बनाया गया था। 73.29 मीटर के विश्व रिकॉर्ड को उन्होंने पीछे छोड़ा है। सुमित अंतल ने टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 में लगातार 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक भी जीते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और अब एक रिकॉर्ड बनाया। कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 में अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में किस नेपाली फिल्म ने जूरी पुरस्कार जीता है? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? एलिफेंट्स इन द फोग, एवरी टाइम, टॉम्ब ऑफ सैंड या पिराती? सही उत्तर होगा एलिफेंट्स इन द फोक, एलिफेंट्स इन द फोक, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अविनाश विक्रम शाह द्वारा निर्देशित है ये फिल्म और नेपाल की पहली फिल्म है जिसे कांस फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेपाल की ये पहली फिल्म बनी है और 2026 में इसको अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में जूरी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, अभिनेता धर्मेंद्र को 2026 में मरणोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री या भारत रत्न? सही उत्तर होगा पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण से अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत उनके भारतीय सिनेमा और कला के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन को 2026 के गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चंद्रयान 2, मंगलयान, चंद्रयान 3 या आदित्य L1? तो चंद्रयान 3 जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हुआ था, उसी के लिए इसको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण की क्षमताओं को भी प्रदर्शित करता है क्योंकि भारत ने नई ऊंचाई इस चंद्रयान 3 के माध्यम से छुई है और भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश भी बना है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया? आपके सामने ऑप्शंस हैं, ताइवान ट्रेवलोग, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ड्राइव योर प्लो ओवर द बोन्स ऑफ द डेड, द व्हाइट टाइगर? तो इसका सही उत्तर होगा ताइवान ट्रेवलोग को ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। किसका? मूल रूप से ये मंदारिन चीनी भाषा में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? यांग शुआंग जी के द्वारा लिखा गया है और इसका जो अनुवाद किया है वो किसने किया है? लिन किंग के द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन के तहत दर्ज किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार कुंभलगढ़ किले की दीवार को विश्व की कौन सी सबसे लंबी निरंतर दीवार का दर्जा दिया गया? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? दूसरी दीवार का दर्जा दिया गया। और पहली कौन सी है? चीन की जो दीवार है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वो विश्व की सबसे लंबी दीवार है। उसके बाद दूसरे नंबर का जो दर्जा है वो राजस्थान के कुंभलगढ़ किले की दीवार को दूसरी सबसे लंबी दीवार के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह की थीम क्या है? सभी के लिए जल सुरक्षा, जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन, भावी पीढ़ियों के लिए सतत जल या एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन? इसका सही उत्तर होगा जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह की जो थीम थी वो जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन रही, जो जल संसाधन प्रबंधन के लिए सतत और जलवायु अनुकूल रणनीतियों पर आधारित है, उस पर केंद्रित है। IIFD इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 के प्रथम संस्करण में किस देश को फोकस देश के रूप में नामित किया गया? स्पेन, फ्रांस, इटली, जापान? तो स्पेन को नामित किया गया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली के प्रथम संस्करण में स्पेन को फोकस देश के रूप में चयनित किया गया और इसके माध्यम से देश के सिनेमा, संस्कृति और फिल्म निर्माण परंपराओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत कर दिया गया। हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार समारोह 2025 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आपके सामने ऑप्शंस हैं, धनराज पिल्लई, प्रगट सिंह, अजीत पाल सिंह या जफर इकबाल?
तो जफर इकबाल को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 8वें वार्षिक जो वार्षिक पुरस्कार हैं वो हॉकी इंडिया के वो प्रदान किया गया जफर इकबाल को, जो 1980 की भारतीय ओलंपिक विजेता टीम थी, जो ओलंपिक मॉस्को में हुआ था, उस टीम के सदस्य रहे थे जफर इकबाल। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग में 4000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, डेविड वार्नर या एमएस धोनी। सही उत्तर क्या होगा? विराट कोहली। विराट कोहली ने आईपीएल के 2026वें संस्करण में ये उपलब्धि हासिल की है। अगला प्रश्न है, रामकुमार मुखोपाध्याय को उनके किस उपन्यास के लिए 35वें सरस्वती सम्मान 2025 के लिए चुना गया है? हरा पार्वती कथा, सी ऑफ पॉपीज, द शेडो लाइन्स, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी हरा पार्वती कथा। रामकुमार उपाध्याय, जिनका संबंध एक आप जानते हैं बंगाली लेखक है रामकुमार उपाध्याय, वर्ष 2020 का इनका उपन्यास है हरा पार्वती कथा। उसके लिए 35वें सरस्वती सम्मान 2025 के लिए इन्हें चुना गया है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए ये मान्यता प्रदान की जाती है। और आप ये भी जानते हैं कि जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं? उसमें 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में किस देश की यात्रा के दौरान लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? जापान, सिंगापुर, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में सिंगापुर यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 लाख करोड़ रुपए के लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हासिल करने में सफलता प्राप्त की थी। विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 60,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स पर भी हस्ताक्षर किए गए। आपके सामने ऑप्शन अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में बिश्नोई समुदाय के विरोध के बाद किस वृक्ष की कटाई पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लगा दिया? तो बिश्नोई समाज में आप जानते हैं कि एक वृक्ष खास रूप से पूजा जाता है, उस वृक्ष का नाम क्या है? बताइए कमेंट बॉक्स में। खेजड़ी, नीम, पीपल या बरगद। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी खेजड़ी। खेजड़ी इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान सरकार ने बिश्नोई समुदाय के सतत विरोध के बाद खेजड़ी यानी प्रोसोपिस सिनेरेरिया वृक्ष की रक्षा हेतु इसकी कटाई पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लगाया है। वृक्ष थार मरुस्थल में पारिस्थितिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न क्या है, नीदरलैंड्स के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? मार्क रूट, रॉब जेटन, गेट वाइल्डर्स, वॉपके हॉकस्ट्रा। इसका सही उत्तर क्या होगा? रॉब जेटन, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 38 वर्ष की आयु में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और देश के इतिहास में सबसे युवा और सबसे पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, वन जीवी दीदी पहल किस टाइगर रिजर्व में शुरू की गई है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? पलामू टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पलामू टाइगर रिजर्व। वहां पर इस पहल को शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य है स्थानीय महिलाओं और संरक्षण शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित करना महिलाओं को, और वन्य जीव संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, 39वीं सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 का साझेदार देश कौन सा है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? नेपाल, मिस्र, इंडोनेशिया या उज्बेकिस्तान। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मिस्र। तो मिस्र को सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले के 39वें संस्करण में साझेदार देश के रूप में शामिल किया गया है। ग्रैंड स्लैम एकल मुकाबलों में 400 जीत हासिल करने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? रोजर फेडरर, राफेल नडाल, पीट संप्रास या नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच ने ये उपलब्धि हासिल की है कि जो ग्रैंड स्लैम एकल मुकाबले हैं, ग्रैंड स्लैम में ऑस्ट्रेलियन ओपन आ जाता है, फ्रेंच ओपन आ जाता है, विंबलडन आ जाता है और यूएस ओपन आ जाता है। तो इसमें 400 जीत हासिल करने वाले एकल मुकाबलों में ये पहले खिलाड़ी बने हैं। एक ऐतिहासिक उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। पिपरहवा की पवित्र धरोहर किस देश से भारत वापस लाई गई? फ्रांस से, यूनाइटेड किंगडम से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, जर्मनी से। तो यूनाइटेड किंगडम से लाई गई। यूनाइटेड किंगडम का आप जानते हैं ब्रिटेन का बहुत लंबे समय तक औपनिवेशिक शासन भारत में रहा है और
इसके दौरान बहुत सी चीजें ब्रिटेन गई, दूसरे देशों में गई भारत की। अब 125 वर्षों से अधिक समय तक यूनाइटेड किंगडम में ये अवशेष रहे थे, इनको वापस लाया गया है भारत में। पेपर हवा अवशेष। अगला प्रश्न है, नौवे हिंद महासागर सम्मेलन 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह सम्मेलन मॉरिशस में आयोजित किया गया था। दूसरा कथन है, इसकी शुरुआत वर्ष 2008 में नीति आयोग द्वारा की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? केवल दो, केवल एक, ऑप्शन ए है केवल दो, ऑप्शन बी है न तो एक और न ही दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है केवल एक। तो आपको ये बताना है कि नौवे हिंद महासागर सम्मेलन 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन तो ये सही है, मॉरिशस में आयोजित किया गया था। शुरुआत इसकी 2018 में नहीं हुई, शुरुआत इसकी हुई थी वर्ष 2016 में। और शुरुआत करने वाला नीति आयोग भी नहीं था, बल्कि शुरुआत इंडिया फाउंडेशन द्वारा क्षेत्रीय थिंक टैंकों के सहयोग से की गई थी। तो ऑप्शन ए उसमें सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। केवल एक कथन सही है, कथन केवल एक सही है, तो ऑप्शन डी में कथन एक लिखा है, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां तीन कथन आपके सामने दिए गए हैं, तो तीन कथन कौन से हैं? कुणाल शाह, पहला कथन है कुणाल शाह क्रेड के संस्थापक है। दूसरा कथन है, उन्हें व्हाट्सएप का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तीसरा कथन है, व्हाट्सएप मेटा प्लेटफॉर्म्स के अंतर्गत कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। तो आप जानते हैं कि जो कुणाल शाह है, उन्होंने क्रेड की स्थापना की थी और हाल ही में उन्हें व्हाट्सएप का प्रमुख नियुक्त किया गया है, जो कि मेटा प्लेटफॉर्म्स का एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं अंग है। तो तीनों ही कथन यहां पर सही दिए गए हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यही चीज यहां पर भी लिखी गई है। वर्तमान में व्हाट्सएप के हेड कुणाल शाह बने हैं। अभी तक कौन थे? विल कैथकार्ट। कैथकार्ट ने हाल ही में पद छोड़ा था, इसके बाद कुणाल शाह अब बने हैं। मार्च 2026 में स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? एस जयशंकर, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में प्रतिनिधित्व किया गया है, भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया गया है। और आप जानते हैं कि मोबाइल कांग्रेस जो है वो कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, 5G के क्षेत्र में, 6G के क्षेत्र में एक प्रकार से ये एक विश्व का महत्वपूर्ण, इसमें किस प्रकार से परिवर्तन आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस प्रकार से योगदान दे रही है, तो भविष्य में ये किस तरह से आकार ले सकता है, इस पर चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण मंच है ये मोबाइल, जो कि कांग्रेस आयोजित की जाती है। तो भारतीय दल का नेतृत्व ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। हाल ही में चर्चा में रहा पेताह तिकवा शहर किस देश में स्थित है, जिसे इसकी सबसे पुरानी आधुनिक बस्तियों में से एक माना जाता है, यानी जिस देश की इसे सबसे आधुनिक बस्तियों में से एक माना जाता है। किसके? पेताह टिकवा। जॉर्डन, इजराइल, ईरान या लेबनान? तो इजराइल इसका सही उत्तर होगा। इजराइल का ही एक सबसे पुरानी अधिक आधुनिक बस्तियों में से एक है पेताह टिकवा, इजराइल की। तो इजराइल के केंद्रीय जिले में स्थित एक प्रमुख शहर है। हिब्रू भाषा में एम हा मोशावोट, एम हा मोशावोट भी इसे कहा जाता है। इसका मतलब है उपनिवेशों की माता, क्योंकि ये इजराइल में सबसे पुरानी आधुनिक यहूदी बस्तियों, कृषि बस्तियों में से एक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने हाल ही में किस नदी को नाला श्रेणी से हटाकर के आधिकारिक रूप से नदी के रूप में बहाल करने के आदेश दिए हैं? गोमती नदी, स्वाव नदी, वरुणा नदी, हिंडन नदी? स्वाव नदी के बारे में ये आदेश दिए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार को। आप जानते हैं स्वाव नदी जो है वो बलरामपुर जिले में राप्ती नदी की एक सहायक नदी है। तो ये निर्देश दिए गए हैं कि इसको नाला या ड्रेन से बदल के नदी के रूप में दर्ज किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार को ये निर्देश दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ओडिशा तट में से एक ही मोबाइल लॉन्चर के माध्यम से किस स्वदेशी मिसाइल के दो सफल परीक्षण किए हैं? निर्भय, प्रहार, अग्निपी या प्रलय? तो प्रलय इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रलय एक स्वदेशी रूप से विकसित कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या है
जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल दोनों के गुण हैं, इसलिए इसको अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल कहा गया है। मारक क्षमता लगभग 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है। सटीक निशाने के लिए अत्याधुनिक मार्गदर्शन और नेविगेशन तकनीक का। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से प्राकृतिक आपदाओं के वित्तीय जोखिम के प्रबंधन हेतु कैटास्ट्रोफी बॉन्ड्स शुरू करने का आह्वान किया है? हिमाचल प्रदेश, केरल, ओडिशा, उत्तराखंड। सही उत्तर होगा केरल। कैटास्ट्रोफी बॉन्ड्स वस्तुतः क्या है, आप जानते हैं कि कई राज्यों में बहुत ज्यादा, खासतौर से केरल में बहुत ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आने की कई बार संभावनाएं रहती है, और जब प्राकृतिक आपदा आती है तो बहुत बड़े स्तर पर मुआवजा संबंधी कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कार्य किए जाते हैं, मुआवजे भी दिए जाते हैं बड़े स्तर पर। तो एक दम से यानी एक साथ ही कई बार फंड का प्रबंधन करना मुश्किल होता है, इसलिए इसने शुरू करने का आह्वान किया है केरल राज्य ने कैटास्ट्रोफी बॉन्ड्स। इस बॉन्ड्स में निवेश को आकर्षित किया जाएगा। जब तक किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती है, निवेशकों को उनका ब्याज मिलता रहेगा, मूलधन की भी प्राप्ति होती रहेगी। लेकिन अगर किसी तरह की प्राकृतिक आपदा आती है तो फिर लोगों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा, दूसरे महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे राज्य सरकार द्वारा, और जो ब्याज है या फिर जो मूलधन है वो थोड़ा कम प्राप्त हो सकता है। यही है कैटास्ट्रोफी बॉन्ड्स, जिसको यहाँ पर बताया गया है। बीमा संबद्ध प्रतिभूतियां होती हैं जिनके माध्यम से चक्रवात, भूकंप जैसी बड़ी आपदाओं से जुड़े वित्तीय जोखिम को बीमा करताओं या सरकार से निवेशकों तक स्थानांतरित किया जाता है। तो इसमें केरल सरकार ने एक प्रकार से ये आह्वान किया है ताकि राज्य की वित्त पर ज्यादा दबाव न आए और वित्तीय जोखिमों से निपटा जा सके। बीमा संबद्ध प्रतिभूतियां होती है, बीमा संबद्ध सिक्योरिटी होती है। अगला प्रश्न क्या है, सीमा सुरक्षा बल के पहले पूर्ण महिला एवरेस्ट अभियान का नाम क्या रखा गया है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है, मिशन शक्ति, मिशन वंदे मातरम, मिशन स्वच्छ हिमालय या मिशन हिमवीरा। सही उत्तर क्या होगा, पहले पूर्ण महिला एवरेस्ट अभियान का नाम मिशन वंदे मातरम रखा गया है, यानी ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल की पहली ऑल विमेन पर्वतारोहण टीम ने बल की हीरक जयंती और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मिशन वंदे मातरम के तहत मई 2026 में माउंट एवरेस्ट फतह करके इतिहास रचा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित युद्धपोतों को किस अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया गया है जो उन्हें रडार की पकड़ में आने से बचाती है? सोनार तकनीक, स्टील्थ तकनीक, सुपरसोनिक प्रोपल्शन, केवल लेजर डिफेंस सिस्टम। इसका सही उत्तर क्या होगा, स्टील्थ तकनीक। स्टील्थ तकनीक के माध्यम से इस प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे प्रोजेक्ट 17A के तहत जो हम फ्रिगेट्स का निर्माण कर रहे हैं, जो कि तरंगों से, जो रडार तरंगे हैं उनसे बच सकते हैं और दुश्मन से छिपने में सक्षम है। तो स्टील्थ तकनीक इसको हम कहते हैं। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित जो युद्धपोत हैं, जो नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स को प्रतिबिंबित करते हैं, उनको स्टील्थ तकनीक से लैस किया गया है। उन्नत तकनीक में रडार अवशोषित सामग्री से ये निर्मित है और विशेष रूप से डिजाइन किए गए पतले ढांचे स्लीक हुल शेपिंग का उपयोग किया गया है, जो दुश्मन के रडार द्वारा इनका पता लगाने की क्षमता को काफी हद तक कम कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और अभ्यास प्रश्न क्या होगा, जननी प्लेटफॉर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपके सामने ऑप्शंस है। इसे नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। यह केवल पुरुषों की स्वास्थ्य रिकॉर्ड को ट्रैक करता है। यह महिलाओं के प्रजनन आयु के दौरान स्वास्थ्य अभिलेखों को बनाए रखने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें कोई भी डिजिटल अलर्ट या डैशबोर्ड की सुविधा नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तो चलिए फिर से एक नई सेशन में आपसे मिलेंगे करंट अफेयर्स के किसी सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।